वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जिसे हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, और साथ में हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट को दिखाते हैं हम सिग्मा से या एस से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब रहता है द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, या हीलियम पॉजिटिव में, हीलियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, लिथियम 2 पॉजिटिव में 2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए, अगर इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जितना भी चार्ज है वो चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली द चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज, या एग्जैक्टली द अट्रैक्शन इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में तो उसे +1 चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अगर ये हीलियम पॉजिटिव में है तो वहाँ पे +2 चार्ज होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे। तो इसी तरह से लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको 3 प्रोटॉन्स एग्जैक्टली उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जितना 3 प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी में लेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या मल्टी इलेक्ट्रॉन आयन में, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा डायरेक्टली। लेकिन जब ये इसको अट्रैक्ट करने जाएगा या जब ये इसको अट्रैक्ट करने जाएगा, इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आने लगेगा तो यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन का जो अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये इसको अंदर नहीं आने देगा, या अंदर जो और इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको रिपल करेंगे। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के साथ में अपने शेल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। कौन सा रिपल्शन, एक तो अपने शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन। और ये जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है ये इसको अंदर अट्रैक्ट नहीं होने देगा, ये इसको शील्ड करेगा, स्क्रीन करेगा, ये एक शील्ड बनाएगा, क्योंकि ये इसको वापस धकेल रहा है, पीछे रिपल कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे ही दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक बीच में एक शील्ड बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको एग्जैक्टली वही चार्ज नहीं मिलेगा जो इस न्यूक्लियस में है, बल्कि क्या, सपोज इसमें 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसको 10 पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि 10 पॉजिटिव चार्जेस से कम वाला अट्रैक्शन मिलेगा। और वो जो अट्रैक्शन मिल रहा है इसको, एक्चुअल अट्रैक्शन, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे ये जो इसको बीच में रोक रहे हैं, ये जो रिपल्शन हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे द फिनोमेनन ऑफ शील्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस या फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को कम करता है, वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने नहीं देता। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो चार्ज मिलता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव बराबर होगा
एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, जिसे हम सिग्मा से दिखाएंगे या एस से दिखाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, या मैं कह सकता हूँ Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और Z क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आई? अब ये जो Z इफेक्टिव है ये तब ज़्यादा होगा जब स्क्रीनिंग कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना है कितना। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल गया तो हमें ये पता चलेगा कि Z इफेक्टिव कितना होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखिए, जितना ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा होगा उतना स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे तो वहाँ पे रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो वहाँ पे स्क्रीनिंग कम होगी, यानी शील्डिंग कम होगी, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कम होगा। ठीक है, ये इससे हमें बात समझ में आ जाती है। अब हम ऑर्बिटल्स का देखते हैं। ऑर्बिटल्स का साइज़ अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा साइज़ रहता है S ऑर्बिटल का, फिर उससे बड़ा P, उससे बड़ा D, उससे बड़ा F। तो इसका मतलब जितना ऑर्बिटल बड़ा होगा उतना उस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट छोटा होगा। तो इसका मतलब F का स्क्रीनिंग कांस्टेंट सबसे छोटा, फिर D का, फिर P का, फिर S का। या मैं ऐसा उल्टा भी बोल सकता हूँ कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा S सबशेल का, S ऑर्बिटल्स का, उसके बाद में P ऑर्बिटल, फिर D ऑर्बिटल, फिर F ऑर्बिटल्स का। क्लियर बात समझ में आई? शाबाश। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद में स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इनर शेल सबशेल। इनर सबशेल बोलूँगा मैं, इन एन इनर सबशेल। या जो अपना भी शेल रहता है उसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, मान लीजिए एक आउटर मोस्ट शेल है, एक में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 7, तो 7 वाले जो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी, शील्डिंग ज़्यादा होगी। इसी तरह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग ज़्यादा होगी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो शील्डिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अगर होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है तो सिग्मा भी इंक्रीज होता है, सिग्मा इंक्रीजेस। ठीक है, तो दिस सिग्मा इज also directly proportional to number of electrons in an inner subshell or in same subshell. क्लियर? अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम है हमारे पास में, ये मान लीजिए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है 4s 4s 4s। यहाँ पे अंदर वाली सबशेल में D में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अगर मैं सिग्मा देखूं तो सिग्मा स्कैंडियम में सिग्मा मीन्स शील्डिंग स्कैंडियम में कम होगा, लेकिन टाइटेनियम में ज़्यादा होगी शील्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेनेडियम में अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा होगी, शील्डिंग ज़्यादा तो Z इफेक्टिव कम। अब आते हैं हम पीरियड्स पे। इन ए पीरियड मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूँगा मैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल बोरान की बात करेंगे, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो +5 होगा। कार्बन नंबर का है 6 एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज होगा +6। नाइट्रोजन का 7, तो न्यूक्लियर चार्ज होगा +7। क्लियर? लेकिन अब अगर मैं शील्डिंग की बात करूंगा, देखिए यहाँ पे बोरान में 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे देखना है न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। अगर मैं Z देखूँ, Z तो बोरान का सबसे ज़्यादा, बोरान का कम, कार्बन का उससे ज़्यादा, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं
और नाइट्रोजन में उससे ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं शील्डिंग देखना चाहूँ, शील्डिंग डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा 3, फिर कार्बन में, फिर उसके बाद में बोरान में। क्लियर? तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एक बात है, हमने यहाँ पे देखा कि Z भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी शील्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन Z ज़्यादा इंक्रीज होता है सिग्मा से। कैसे? देखिए, हर स्टेप पे बोरान में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी अगर एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का साइज रहता है छोटा, तो छोटा साइज है, तो वहाँ पे नया प्रोटॉन जब जाएगा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कम साइज में जा रहा है, यानी छोटे साइज में जा रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन जाता है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का साइज रहता है बड़ा, और बड़े साइज में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँगा, कि चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू शील्डिंग। इसी तरह से कार्बन में, इसी तरह से बोरान में। क्लियर? तो बात ये समझ में आई कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हालांकि वहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन प्रोटॉन जाता है स्मॉल साइज न्यूक्लियस में, तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जाता है शेल में, शेल में साइज़ बड़ा रहता है, ऑर्बिटल में जाता है, ऑर्बिटल में साइज़ बड़ा रहता है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो जीत जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ना, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन या शील्डिंग, क्योंकि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अब देखिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा पुल करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस ही जीत जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हर स्टेप पे, जैसे पीरियड नंबर 1 से पीरियड नंबर 2 में जाएंगे, तो पीरियड नंबर 1 में एक ही शेल होगा, पीरियड नंबर 2 में 2 शेल्स होंगे, पीरियड नंबर 3 में 3 शेल्स होंगे। डाउन द ग्रुप ईच स्टेप पे आपको नई शेल मिलती है, नई शेल मिलती है तो मतलब नया इलेक्ट्रॉन नए शेल में जाता है, यानी नया शेल बनता है। एक तो नया शेल बनने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, और दूसरा जैसे ये यहाँ पे 2 ही शेल्स हैं, यहाँ पे 3 शेल्स, यहाँ पे 4 शेल्स। 4 शेल्स में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तो दूर भी हो गया, दूसरा अंदर से जो शील्डिंग है वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एक्स्ट्रा शेल्स आ जाती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्लियर? एक्स्ट्रा शील्डिंग आती है, तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जीत जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हार जाता है। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे। अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे इन ए पीरियडिक टेबल तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। होप यह आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना।